हे क्लास 11th। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके टर्म 1 में आने वाला जो कोर्स है उसमें अभी तक हम कितना डिस्कस कर चुके हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखो, आपका पार्ट 1 में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये पूरा हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके यहाँ पे यूनिट 2 दिया हुआ है, देखेंगे आप सिलेबस में यूनिट 2 दे रखा है अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें आज हम देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में वाउचर एंड ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मीनिंग एंड एनालिसिस, डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है वो आज हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद में आगे दे रखा है इसी वाले चैप्टर में स्पेशल परचेज बुक, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। कैश बुक, सिंपल कैश बुक, मतलब इसके जितने भी टाइप्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक और परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। ओके, आज ये सब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला चैप्टर। इससे पहले वाले वीडियोस मैं वापस आपको बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ देखो। कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सोर्स वाउचर्स क्या होते हैं। क्या लिखा है पहले एक बार हम स्क्रीन पर देख लेते हैं, देन उसके बाद में आपको समझाती हूँ। सोर्स वाउचर्स सर्व एज evidence for business transactions. Some examples of source vouchers are rent received, bill received during cash sales, etc. जैसे source vouchers क्या होते हैं अगर हम देखें तो ये एक एविडेंस होते हैं हमारे जो बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन सब के लिए एक एविडेंस होते हैं। जैसे अगर आप रेंट पे रहते हैं, ठीक है, आप किसी के घर में रहते हैं, आप उसके लिए रेंट पे करते हैं, है ना, तो आपके पास उसका एक प्रूफ होता है जिसके लिए आप क्या करते हो, हर महीने एक रेंट रिसीप्ट होती है जिसमें आप आपके ओनर का नाम, आपका नाम, आपके सिग्नेचर्स, आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स होती है। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ इस तरीके से मतलब इनके जो क्वेश्चंस बनकर आएंगे वो ऐसे बनकर आ सकते हैं, वन वर्ड में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, लेकिन आपको जब तक इनकी बेसिक्स नहीं पता होंगे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ये सब थ्योरी इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। देन इसके बाद में जो सेकेंड वाला दिया हुआ है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट था अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। सोर्स वाउचर्स तो आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स आर दोज डॉक्यूमेंट्स विच एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, आपके जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, आप कितना सामान ले रहे हैं, आप कितना सामान दे रहे हैं, आप कितना कैश में पे कर रहे हैं या कितना आप कैश में रिसीव कर रहे हैं, कितना आप उधार में लिख रहे हैं, वो सारा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है, अकाउंट्स के नजरिए से एनालाइज करता है क्या अकाउंटिंग वाउचर। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको थोड़ा डिफरेंस समझा देती हूँ, हो सकता है कि इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाए कि सोर्स वाउचर्स क्या होते हैं। सोर्स वाउचर्स एक एविडेंस होते हैं, आपके पास एक प्रूफ होता है, जैसे आपकी रेंट रिसीप्ट होती है या आप जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, वो भी आपका एक सोर्स वाउचर है। ठीक है, ताकि आपके पास एक एविडेंस होता है कि भैया हाँ मैंने इस महीने का लाइट का बिल पे कर दिया है। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस कर रहा है ना, अकाउंट्स के नजरिए से वो उसको रिकॉर्ड करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलो ये डिफरेंस होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स क्या होता है, मतलब हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन जनरल और अदर सब्सिडरी बुक्स, इट कंटेन द कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन। आप वाउचर्स को कैसे प्रिपेयर करोगे, आप वाउचर्स क्यों बना रहे हैं, आप पहली चीज तो ये कि एक सब्सिडरी बुक है, ठीक है, दूसरी चीज ये कि आप इसमें पूरी डिटेल्स, वाउचर में पूरे डिटेल्स लिखते हो, कंप्लीट डिटेल्स किस चीज की, आपके ट्रांजेक्शन की, जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, थर्ड पार्टी का या सेकंड पार्टी जो होगी उसका नाम, कितने का वाउचर लिखा जा रहा है, वो सारी चीज, आपके सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर, बाकी जो भी आपके आइटम की डिटेल होगी वो सारी चीज वाउचर में लिखी जाती है। अगर आपने वाउचर का एक
फॉर्मेट नहीं देखा है तो वो मैं आपको दे दूंगी, आप वो देख लेना, ठीक है। अ वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, वाउचर जो क्या होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एनी कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। वाउचर्स में कैश जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको भी लिखा जाता है और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, उसमें आप जो एंट्रीज आप जर्नल्स में या फिर आप सब्सिडरी बुक में जिनको रिकॉर्ड करते हो उनमें आप जब आप वाउचर बनाते हो तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, इट कंटेन्स द कंप्लीट डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन। आपके ट्रांजेक्शन की कंप्लीट डिटेल होती है, ठीक है। दोनों पार्टीज का नाम, कितने का वाउचर लिखा जा रहा है, क्या चीज जो आइटम है आपका उसकी सारी डिटेल्स, वो सारी चीजें लिखी जाती है। दूसरा, अ वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, वाउचर हमेशा क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। रिटन डॉक्यूमेंट है इसीलिए हम इसको एक एविडेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं कि अगर आगे चल के हमारे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम उसे एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में देख सकते हैं। और इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स जो होंगे उनको भी रिकॉर्ड, उनके भी वाउचर्स बन सकते हैं। और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, अगर कोई सर्विसेज हैं उनको भी हम उनका भी वाउचर बना सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट आपका दिया हुआ था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं ऐसे ही आपको समझाऊं तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ये एक बेसिक एलिमेंट होता है जिसमें आप जैसे आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो उसका एक बेसिक एलिमेंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग का, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, जो कि आपको ये बताता है कि आपकी बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। दूसरी चीज, आपकी एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज से ज्यादा होनी चाहिए हमेशा, है ना। आपकी एसेट ज्यादा होनी चाहिए आपकी लाइबिलिटीज से। तो वो सारी चीजों को देख जो है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या क्या चीजें, पहली चीज कि ये एक बेसिक एलिमेंट होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करनी है उसका बिल्कुल बेसिक जो लेवल होता है वो है। दूसरी चीज, प्राइमरी प्रिंसिपल्स जो है वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। प्राइमरी प्रिंसिपल कौन से होते हैं, जिनमें आपको ये पता, सबसे पहले आपको डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए कि क्या अगर क्या एंट्री दी जा रही है तो कौन सी पार्टी डेबिट होगी और कौन सी पार्टी क्रेडिट होगी। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताता है कि हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो असेट्स कभी भी लाइबिलिटीज से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि हमारी जो असेट इज इक्वल टू इट्स लाइबिलिटीज एंड स्टेक होल्डर्स इक्विटी। मैं एक बार स्क्रीन पर जो लिखा है एक बार आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। The accounting equation is the basic element of the balance sheet. कैसे बैलेंस शीट बनानी है उसका बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है। And the primary principle of accounting, it helps the company to prepare a balance sheet and see if the entire enterprise's assets is equal to its liabilities and stakeholders' equities. It is the base of the double entry accounting system. डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा था ना, अकाउंटिंग इक्वेशन उसी पे काम करते हैं कि अगर एक एंट्री का, एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किसी साइड में, डेबिट साइड में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका किसी दूसरे मतलब दूसरी साइड में भी उसका इफेक्ट जा रहा होगा, है ना। यही तो होता है कि अगर कोई कहीं पे डेबिट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट जरूर हो रहा होगा। तभी हमारा जब हम फाइनल अकाउंटिंग करते हैं तभी हमारी दोनों साइड इक्वल आती है, उसका रीजन ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है? फर्स्ट, मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। सेकंड क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। थर्ड रूल क्या है इसका? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे जरा ये बताएं, ये आप कमेंट करके कि इसमें कौन सा वाला रूल पर्सनल का है, कौन सा रियल का है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट का है, ठीक है। कौन कौन से हैं? डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। सेकेंड है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। थर्ड, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस बुक क्या होती है। तो देखो, स्पेशल पर्पस बुक सब्सिडरी बुक्स होती हैं
are those book in which the transaction of similar nature are recorded. एक सिंपल सी बात है कि स्पेशल परचेज बुक क्या होती है, जिसमें हम सिमिलर नेचर के, एक जैसे नेचर के सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जो जितनी बड़ी संस्था होती है, जो जितना बड़ा बिजनेस होता है, उसमें उतनी ही ज्यादा अकाउंट, मतलब उतने ही ज्यादा सेक्शंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ी कंपनी है और वहां पे परचेज ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, परचेज का एक अलग से बुक बना देंगे और जितने भी परचेज नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको हम परचेज बुक में डाल देंगे. ठीक है, ऐसे ही जितना भी सेल्स का होगा उसको एक सेल्स की अलग बुक बना के डाल देंगे. तो उन सबको क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस बुक. एक स्पेशल पर्पस से जो बुक बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस बुक. ठीक है, है इतना ही. बाकी आगे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है. फॉर अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल to journalize each transaction. Thus journal is the subdivided into subsidiary book in which transaction to similar nature are recorded. जितनी बड़ी ट्रांजेक्शन होगी, जितनी बड़ी फर्म होगी, जितना बड़ा बिजनेस होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी परचेज हो रही है तो उसमें डाल दिया, सेल हो रही है तो उसमें डाल दिया, परचेज बुक अगर कोई रिटर्न होके आ रहा है तो आपने उसमें लिख दिया. अगर आप ऐसा करते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको आगे जर्नल से लेजर, लेजर से फाइनल अकाउंट, ये सब बनाने में. इसके लिए क्या सिंपल तरीका है कि आप कोई स्पेशल पर्पस बुक बना दीजिए कि परचेज के ट्रांजेक्शन है तो उन्हें हम परचेज बुक में डालेंगे, सेल के ट्रांजेक्शन है तो सेल बुक में डालेंगे. ठीक है, तो आपको ये वाला तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है. बाकी अगर आता है मतलब जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पे आता है तो आप ये लिखेंगे कि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स आर दोज बुक्स इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड. सिमिलर नेचर के सभी ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था कैश बुक. कैश बुक क्या होती है, आप सबको पता होगा मुझे लगता है. कैश बुक इज अ बुक in which an account is kept of the receipt and disbursement of money. मतलब कैश बुक वो बुक होती है जिसमें आप सभी रिसीप्ट को और सभी कैश के जो रिसीप्ट्स होती हैं उनको मनी से, मतलब कैश का मतलब है यहाँ पे मनी से, उन ट्रांजेक्शन को आप कैश बुक में लिखते हैं. ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्योंकि ये रिसीप्ट है इसलिए आप इसको कहाँ पे लिखते हो, डेबिट साइड में. एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उनको आप कहाँ पे लिखते हो, क्रेडिट साइड में. लेकिन केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स इसमें नहीं लिखे जाते. इसके बाद में आगे दिया हुआ है पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक क्या होती है, the cash book that recorded payments of small expenses of small denominations such as postage, stationery, conveyance, etc. आप क्या जो किसी भी फर्म में, किसी भी संस्था में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी बोल सकते हैं, इनमें जो भी आपके छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, पेटी कैश बुक बोला जाता है. दिस कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय अ कैशियर कॉल्ड पेटी कैशियर एंड इट इज नोन एज पेटी कैश बुक. इस कैश बुक को कौन मेंटेन करता है, आपके ऑफिस का जो कैशियर होगा, जो अकाउंटेंट होगा, वो इस बुक को नहीं मेंटेन करेगा. अगर डिपेंड्स कि अगर आपकी जो बिजनेस है वो बड़े स्तर का है. अगर बड़े स्तर का है तो क्या है, एक अलग से पेटी कैशियर बनाया जाता है कि भैया महीने के 15,000 रुपए का या 10,000 रुपए का आपका छोटा छोटा खर्चा, जिसमें स्टेशनरी भी आ जाएगा, जिसमें आपका कन्वेंस भी आ जाएगा, पोस्टेज भी आ जाएगा, चाय का खर्चा होगा वो भी आ जाएगा, कॉफी, रिफ्रेशमेंट, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड. परचेज बुक क्या होती है, ध्यान से समझना, इस बार इस चैप्टर में से ये वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे. ठीक है, परचेज बुक क्या होती है. परचेज बुक इज अ टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये एक सब्सिडरी बुक का ही पार्ट है, टाइप है, विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. इसमें क्या है, हम केवल क्रेडिट परचेज की ही एंट्री, गुड्स को जो होगा उनको रिकॉर्ड करेंगे. कैश की एंट्री यहाँ पे नहीं की जाएगी. कैश की एंट्री कहाँ पे की जाएगी, कैश बुक में.
यहाँ पे केवल उधार में जो परचेज हो रही हैं, उधार में जो सामान खरीदा जा रहा है, जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं, केवल उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेल बुक क्या होती है? सेम आप इसमें लिखोगे बिल्कुल सेम। सेल बुक इज अ टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी book which is used for recording only of all credit sale of goods। केवल इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो क्रेडिट परचेज थी उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, यहाँ पे जो क्रेडिट सेल है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार की रिकॉर्डिंग, बाकी कैश के यहाँ पे हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक क्या होती है? परचेज रिटर्न बुक क्या होती है? परचेज रिटर्न बुक इज अ सब्सिडरी बुक in which transactions related to return of previously purchased goods to the supplier। सप्लायर के पास पहले बेचा हुआ कुछ माल वापस आ जाए, सप्लायर के पास पहले बेचा हुआ कुछ सामान वापस आ जाए तो उसको हम क्या कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। ओके, ऐसे ही सेल रिटर्न बुक की बात करें अगर तो क्या होता है? सेल रिटर्न बुक ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ, मैं ऊपर लिखना भूल गई हूँ कि सेल रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक कहा जाता है और परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक कहा जाता है। इट इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री वेयर ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड आर रिकॉर्डेड। जैसे सेम है, वहां पे क्या होता है? परचेज किया हुआ सामान सप्लायर के पास अगर वापस आ जाता है, वापस, तो हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बुक। ऐसी सेल रिटर्न बुक बेचा हुआ सामान जिसकी आप पहले सेल कर चुके हो, है ना, वो, और जिसका आप पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, है ना, वो अगर आपके पास वापस आता है तो उसे आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? सेल रिटर्न बुक में। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने काफी सारा, जो आपकी यूनिट 2 है उसमें काफी सारी चीजों को कवर कर लिया है। आगे इसके आगे की चीजों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट, बाय।